नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। आज 7 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरी चीज, एक सूचना और सुन लो भैया। सूचना यह है, जो भी आर्मी अग्निवीर का मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 7:6 है। ठीक है भाई, यदि पथ 45 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम? सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? देखो, दो वृत्त हैं, ठीक है, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी कि मतलब 7 और 6 के अनुपात में परिधि का मतलब वही होगा जो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यानी कि मतलब R1 अनुपात R2 की वैल्यू हो जाएगी 7:6। ठीक है भाई, फिर पथ 45 मीटर चौड़ा है। पथ की जो चौड़ाई है 45 मीटर है भैया, ठीक है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो कैसे कर सकते हैं हम? 45 मीटर वृत्त चौड़ा है, ठीक है भाई, तो इसकी त्रिज्या 6 इंटू एक्स प्लस 45 मीटर चौड़ा है। किसी एक में इस चौड़ाई को जोड़ लो, ठीक है भाई, इक्वल टू 7x। क्योंकि कोई इसकी चौड़ाई, वृत्त की चौड़ाई कितनी है पथ की? 45 मीटर। ये जो वाला भाग है ये 45 मीटर चौड़ा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने x प्लस 45 किया है। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 6x प्लस 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 इक्वल टू 7x। ठीक है भाई, इधर से घटा दिया भैया 7x, 270, 7x माइनस 6x, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी भैया? 270 बचेगी। तो 270 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने एक वर्ष के लिए 6,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद बी 18,000 के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। यदि ए और बी के लाभ का अनुपात 3:2 है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, दोनों ये 6,000 निवेश करता है, ये 18,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है भाई, उसने कहा है कि इनके लाभ का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, तो
बी कितने महीने बाद जुड़ता है, यानी कि मतलब ये 12 महीने के लिए जुड़ा होगा। इसकी अभी मुझे पता नहीं है कि कितने महीने के लिए जुड़ा होगा, तो इनका रेशो 3 0 से 3 0 खत्म, 6 से काटा 6 3 18, 3 से काटा 3 चौक 12। ठीक, अब मुझे ऐसी संख्या रखनी है कि इस 4 को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मैं कितना रख सकता हूँ भैया, 6 रख सकता हूँ। तो 6 कितने, इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 2:3 का आ जाएगा। तो कहने का मतलब उसने 6 महीने बाद वो क्या हुआ था, उसके निवेश में शामिल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 महीने बाद वो निवेश में शामिल हुआ था। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज पर एक धनराशि तो 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपना क्या है, तो साधारण ब्याज दर पूछ रहा भैया, तो साधारण ब्याज मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, कोई धनराशि वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो एक कम करके लिखते हैं भैया, क्योंकि एक मूलधन भी रहता है ना उसमें जुड़ा हुआ, बटे कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो 20 से डिवाइड किया, 20 पंजे 15, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 15%। ठीक है भाई, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 144 है। यदि एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, तो देखो, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू लेस है गुणा मैश है। ठीक है भाई, अब पहली संख्या उसने 48 दी है, सेकंड संख्या पता नहीं है, लेस है उसका 144 है, मैश है उसका 12 है। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं 12 से, 12 चौक 48, 4 से कटा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। तो सेकंड संख्या मेरी कितनी आ चुकी है भैया, 36 आ चुकी है। एक संख्या मेरी 48 थी, एक संख्या मेरी 36 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा उसने। फर्स्ट संख्या मेरी कितनी है, 48 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना बैठ रहा भैया, 12। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड संख्या के बीच का अंतर कितना है भैया, 12। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 5.5 घंटे में पूरी करता है और आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम इसे शॉर्ट मेथड से करेंगे तो भैया क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर सोचोगे कि लॉन्ग मेथड से करें तो क्वेश्चन थोड़ा लेट होगा।
तो कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को? सबसे पहले मैं औसत चाल निकाल लूं कि उनकी औसत चाल थी कितनी। तो भैया औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 बटे 100, ओ सॉरी, इन दोनों संख्याओं का योग। 20 प्लस 30, ठीक है भाई। अब कर लेते हैं हम इसे भी सोल्व। तो कितना हो जाएगा 2, अगर मैं घंटे की गुणा कर सकता हूं तो कर लूंगा या बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 बटे 50, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटा, 5 छंग 30, 6 चौक 24। तो औसत चाल मेरी कितनी आ गई भैया? इतने किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लिया? मल्टीप्लाई 5.5 हावर, मैं कर लेता हूँ गुणा। 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और 12 132। तो 132 किलोमीटर की क्या होगी वो दूरी हो जाएगी, ठीक है। 132 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसकी गुणा यहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 7 के साथ भी गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अपन भैया। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को? ए और बी का अनुपात, ए और बी, देखो अगर तुम सभी को एक साथ करना चाहोगे तो आपके गलत होने के चांस रहेंगे। पहले इन 3 संख्याओं का रेशो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है, कितना 1/2 अनुपात 3/8। अगर मैं रियल में इनका अनुपात करूं तो 4:3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 4:3। तो इनका रेशो कितना आ गया? 4:3। आगे देख लेते हैं बी और सी का। बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9। अगर मैं रेशो काढूंगा तो 3:5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका रेशो 3:5। भैया 5 का पड़ोसी 3 है, 4 का पड़ोसी 3 है, तो इनका सभी का रेशो कितना आ गया? 12:9:15, ठीक है भाई। अब उसने आगे दिया है सी और डी का रेशो, सी अनुपात डी। कैसे निकालेंगे? 5/6 अनुपात 3/4, ठीक है। अगर तुम इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 12 यानी कि मतलब 10:9। तो एक रेशो और बढ़ा है जिसे हम डी कहते हैं, सी और डी 10:9, ठीक है भाई। अब निकाल देते हैं, इनका सभी का पड़ोसी 10 हो जाएगा, इस 9 का पड़ोसी 15 हो जाएगा। 15 निम्मा 135 अनुपात 15 धाम 150, 15 10 निम 90, 12 धाम 120, ठीक है भाई। कर लेते हैं, कितने से काटे इसे? 5 से काटे या 15 से काटे? 15 से कट जाएगा,
15 निम्मा 135, 15 धाम 150, 15 छिक्का 90 और 15 अट्ठे 120। तो ए, बी, सी और डी, इन तीनों का रेशो क्या आ चुका है? ये आ चुका। तो मेरा कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? 8, 6, 10, 9। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। 2 पार्टों में अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्षों में समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के राशियों के बीच का अंतर 400 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि की गणना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं भाई? इसका एक फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, तो फॉर्मूला है P इक्वल टू CI माइनस SI। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/r²। ठीक है, ये यहाँ पे शो कर लेते हैं, मतलब जितनी परसेंटेज होगी उतना उसका स्क्वायर होगा, ऐसे कर लो। ठीक है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए है ये। CI और SI का अंतर उसने 40 दिया है भैया। 4% है, 2 बार है तो 2 बार कर दो, 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे। 4 से कटा, 4 धाम 40, 4 से कटा 25, 2500 और 10 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बैठेगा भैया? 25,000 बैठेगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ऐसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, ये तो ब्रैकेट से बाहर है, ये बाद में सॉल्व होगा। सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3 प्लस 3 के 9 और 1 10/3 माइनस 3 दूनी 6 बटे और 1 7/3। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐड कर दूं और इसे घटा दूं, क्योंकि हर सभी के समान है। तो कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएंगे तो 19 बचेगा। तो इनका सॉल्यूशन 19 आया। ठीक है, 19/3 ये सॉल्व करने के बाद आए। अब कर लेते हैं 5 या 15 और 2 17, 17/5 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 3 11/4। ठीक है भाई, प्लस 3.3 मल्टीप्लाई 19/3। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 से कटा 1.1 बार, 1.1 की मल्टीप्लाई कर दो तो 7/5 मल्टीप्लाई 11/4 प्लस 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं भैया इसे। अगर 4 की इसके बटे में 1 लिख के 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 7/5, 7/5
मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8 प्लस 11। ठीक है भाई, आगे इसे सॉल्व कर देता हूं मैं। जैसे बोर्ड मास को आप सॉल्व करोगे ऐसे ही मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल है। 17/5 मल्टीप्लाई 94.6/4। भैया 17 छिक्का 102, 17 चौका 68 और 10 78, 17 निम्मा 153, 53 और 7 160 बटे 5 चौक 20। डिवाइड कर लो, इससे ये दशमलव खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ 2 से कटा, 80 बार 80.41, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। ठीक है भाई, मध्य की दो संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्याओं का अनुपात ये है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका रेशो 6, 7, 15 और 19, ये इनका रेशो है। ठीक है भाई, तो उसने कहा है छोटी और सबसे बड़ी का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग, यानी कि मतलब a प्लस डी का योग। ठीक है, मध्य की दो संख्याओं के योग, मध्य की दो संख्या b प्लस सी की दो संख्याओं के योग से 72 अधिक है, यानी कि मतलब ये 72 अधिक है, तो इसे इक्वल करने के लिए 72 इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं भैया। ए और बी की वैल्यू 19, 6, 25, यानी कि मतलब इनकी वैल्यू 25 एक्स मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है इन दोनों की 15, 7, 22, तो 22x प्लस 72 कितने घटे, 3x बटे 3x बराबर 72। 3 से डिवाइड कर दो इसे, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो उसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है भैया, ये है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो सबसे छोटी संख्या मेरी कितनी आई है, आप कहोगे 144 आई है। अगर वो आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 19 में 24 की मल्टीप्लाई करते, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 7 45, तो 456 सबसे बड़ी संख्या हो जाती, सबसे छोटी संख्या 144। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10, पी का न्यूनतम संभावित मान क्या है जिसके लिए ये 9 से विभाजित है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भैया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भैया, 84 पी 153 पी।
अब पहले इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 4 12 और एक 13, 18 3 21 प्लस कितने पी हैं, 1 2 और एक 3, 3 पी। कहने का मतलब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब मुझे पी की वैल्यू ऐसी क्या रख सकता हूं जो कि इनके संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 रख के देखता हूँ, पहला ऑप्शन है 3 दूनी 6, 21 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 27। और 27 कितने से, 9 से डिवाइड होता है? आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप किसी और न्यूनतम मान की बात कीजिए, एक इससे छोटा एक है, एक को रख के देखोगे 21 और 3 24, 24 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, मात्र 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 9 से डिवाइड करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। पी की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, पी की वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन हल हो सकता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की भुजा को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक लिया जाता है और दूसरी भुजा को 8% कम लिया जाता है। इन मापों से गणना की गई क्षेत्रफल में प्रतिशत की त्रुटि। तो कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं भैया। भैया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब एक भुजा को 10% बढ़ा दिया और दूसरी भुजा को 8% कम कर दिया, इक्वल टू बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 की मल्टीप्लाई कर दी, 11 दूनी 22, 11 99 और 2 101 बटे 10। जीरो से दशमलव लग गया, ये 100 से कितना अधिक है भैया, आप कहोगे 1.2% अधिक है। तो इतने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक, अगर आपको ऐसे गुणा भाग नहीं करनी है, कोई अच्छी गुणा भाग आ जाए तो कैसे कर सकते हैं भाई, पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 8% घटा दी जाती है एक भुजा, तो जाकर 10% माइनस 8 घटाई जाएगी बटे 100। तो कितने बच्चे, यहाँ से 2 बच्चे, प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ से माइनस का 0.8 आया। अब घटा के कितना बचेगा, 1.2, यानी कि मतलब 1.2% की क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन की बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकता हूं मैं। तो देखो, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसने 24% की हानि पर बेचकर, यानी कि मतलब 76 में बेची होगी। ठीक, फिर वो कह रहा है कि 200 ग्राम की बजाय 100 ग्राम का दे रहा है वो बट्टा, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा होगा भैया, मेरे हिसाब से तो 100% का लाभ कमा रहा होगा।
ठीक है, 100% का लाभ कमा रहा होगा, क्योंकि 100 से 200, 200 में से 100 की बचत कर रहा, 100 बेच रहा, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कर रहा है वो? 100% का लाभ कर रहा है। तो यानी कि मतलब इसका 100 ये है, 100 मैंने जो क्रिया मूल्य माना है, तो 200% निकाल दूंगा बटे 100। ठीक, अब इसे डिवाइड कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो 100 से कितना अधिक है? क्रिया मूल्य से कितना अधिक है ये भैया? किससे? क्रिया मूल्य से। तो आप कहोगे भैया 52% अधिक है, तो 52% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है भैया, एसएससी जीडी में आपको ऐसा क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में जरूर मिलेगा। ठीक है, आने वाली शिफ्टों में 100% क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर्मचारी 50 दिन में 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो कैसे कर सकता हूं भैया मैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 40 कर्मचारी हैं, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब देखो, मैंने 100 मीटर के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि अगली बार में भी वो 100 मीटर ही रास्ता बना रहे होंगे। तो कैसे करेंगे? 40 आदमी हैं, 50 दिन में 100 मीटर दीवार को, ठीक है, बनाते हैं। इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करना है, तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 40 पहले थे, कुछ आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी। और कितने मीटर दीवार है? 100 मीटर दीवार। ठीक है, इस 100 से तो ये 100 अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, 1 जीरो से नहीं, 40 से 40 खत्म, तो 50 इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसमें से घटा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप कहोगे कि 10 कर्मचारियों की और आवश्यकता होगी मुझे। ठीक है, 10 कर्मचारियों की और आवश्यकता होगी इस काम को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक दुकानदार एक उत्पाद को 522 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ कमाता है। वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा? लागत मूल्य यानी कि मतलब वो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे कर सकते हैं भाई हम? तो देखो भैया, क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। भैया क्रय मूल्य उसने पूछा है 12%, 12.5% के लाभ पर, यानी कि मतलब 112.5% पर बेची होगी। उसने कितने रुपए में बताई है? 522 रुपए में उसने बताई है कि इतने रुपए में मैंने वस्तु बेच दी। तो कैसे कर सकता हूँ? गुणा भागी कर सकता हूँ मात्र। 25 से 1 जीरो, 25 से काटा, 25 चौका 100, 25 पंजे, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 9 से कटा, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो भैया 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो मेरा वस्तु का क्रय मूल्य 64, 40 और 6 46। तो भैया कितने रुपए आया मेरा?
इतने रुपए मेरा वस्तु का क्या आ गया, क्रिया मूल्य आ गया। ठीक है, लेकिन उसने सवाल में क्या कहा है, वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा, यानी कि मतलब मुझे क्रिया मूल्य का आधा बताना है। तो 464 का आधा करूंगा मैं, तो कितना बैठेगा, 232, इतने रुपए बैठ जाएगा उसका आधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रशांत एक वस्तु को 2160 रुपए में बेचकर 20% छूट देता है और 28% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। तो करें भाई क्वेश्चन को। देखो ये जो राशि दे रखी है इसका मुझे यूज ही नहीं करना, क्योंकि आंसर प्रतिशत में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं का प्रयोग करूंगा। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कोई वस्तु 100 रुपए की वस्तु 20% की छूट, यानी कि इसका अंकित मूल्य होगा ये, छूट दी 20% की 80 में बेची होगी, बेचने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो रहा है, 28%, अर्थात 128 का लाभ हो रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन बताया था शॉर्ट मेथड में। लॉन्ग मेथड से करूंगा तो काफी हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा अब, क्योंकि अब पेपर चल रहे हैं। तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, तो x बराबर 160, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आप कहोगे 60% का लाभ हुआ। ठीक है, 60% का लाभ हुआ भैया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मुझे पता है जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी इसका प्रयोग जरूर किया होगा। कभी कभी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में कह क्या रहा है, करना क्या है। ठीक है, ऑप्शनों को भी देख लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देख लो, आराम से पता चल जाएगी कि हाँ भाई ये करना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आए हैं आज शिफ्ट में बता दीजिएगा। सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है, अंजलि इस काम को 144 दिनों में कर सकती है और सोनिया इस काम को 180 दिनों में कर सकती है। वे तीनों मिलकर काम करें और उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाए तो अंजलि का हिस्सा कितना है। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भैया। सीमा है, अंजलि है और भैया सोनिया है। ठीक है, 120 दिन में कार्य करती हैं, 144 दिन में और 180 दिन में। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो इनका रेशो कितना आ जाएगा भैया, तो इन सभी का रेशो आएगा मेरे हिसाब से 720। ठीक है, 720 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप 1440 भी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा बिल्कुल। तो भैया डिवाइड कर लेता हूँ, 120 से 12 छिंग 72, 44 से 5 बार जाएगा,
118 चौक 72, यानी कि मतलब सीमा की जो क्षमता है 6 है, अंजलि की क्षमता 5 है और सोनिया की क्षमता 4 है। 3300 रुपए का भुगतान किया गया है टोटल। तो इनको किस अनुपात में, अर्थात अंजलि को कितने रुपए मिलेंगे? 6, 5, 11, 5, 4, 15। तो एक की वैल्यू काट लेता हूँ, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 220। ठीक है, तो अंजलि का हिस्सा पूछना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ भैया। तो 5 की मैंने मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो अंजलि का हिस्सा कितना हुआ भैया? क्योंकि अंजलि की क्षमता से ही मुझे उसमें गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि अंजलि का हिस्सा कितना है। तो अंजलि का हिस्सा कहोगे कि आप 1100 रुपए है। अगर मैं सोनिया के हिस्से की पूछता तो 4 की मल्टीप्लाई 220 में कर देता। ठीक है, अगर मुझसे सीमा की पूछी जाती तो 6 की मल्टीप्लाई में किस में कर देता? 220 में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, फिर इसे 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई? देखो, कोई संख्या माने x मान ली, या 100% कोई संख्या थी। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि इस संख्या को मैंने पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटा दिया बटे 100, लेकिन वो इससे भी नहीं, फिर कहा कि मैंने 20% बढ़ा दिया बटे 100। तो इसे डिवाइड कर देता हूं, 1 2 2, 1 1, मल्टीप्लाई करी इनकी, 12 निम्मा 108, 108 की मल्टीप्लाई 11 में की बटे 10, तो 11 8 88, 11 एकम 11 बटे 10, जीरो कटी दशमलव लगाया, तो 100 से कितना अधिक है भैया? तो आप कहोगे कि 18 अधिक है, तो 18.8% इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 18.8% की क्या हुई? वृद्धि हुई है। ठीक है, 18.8 की क्या हुई? वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 500 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी पाउडर को 750 रुपए प्रति किलो वाली कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 600 रुपए प्रति किलो हो? तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भैया जी? बताइए जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन में मैं एलिगेशन लगा दूं। ठीक है, एक उसने 500 रुपए केजी की दर से खरीदी, एक 750 रुपए केजी की दर से पाउडर खरीदा, उनका मिश्रण उसने 600 रुपए की दर से बेच दिया। तो यहाँ पर 100, इनका अंतर काटूंगा तो 150। अब मैं इनके अनुपात निकालूं तो कितना आ जाएगा? 2:3। इस अनुपात में भैया कॉफी मिलाई जाएगी तो 3:2, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19। शांत जल में नाव की चाल धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है। अच्छा क्वेश्चन था। जहां तक भी इसे लोग बाग छोड़ कर आए होंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ नहीं क्या होगा, यदि नाव बिंदु से धारा के अनुकूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लेती है, तो धारा के प्रतिकूल बिंदु Q से P तक पहुंचने में कितना समय लेगी?
सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं भाई। देखो, नाव की चाल जिसे हम x कहते हैं, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितनी नाव की गति से कितनी अधिक है। नाव की गति 150 अधिक है, यानी कि मतलब नाव की चाल 150 है, तो धारा के प्रतिकूल की जो चाल है कितनी है, 100 है। भैया इनका रेशो अगर मैं निकाल दूं तो 3:2 का रेशो आया होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आया होगा। तो इसमें नाव की चाल x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। नहीं, उल्टा गया, धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है भाई, x की वैल्यू 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 3 है। अगर 3 में से मैं 2 घटाऊंगा तो y की वैल्यू कितनी आई होगी, आप कहोगे कि y की वैल्यू 1 होगी, तब जाके इनका अनुपात यही बैठेगा। ठीक है भाई। अब उसने कहा है कि धारा के अनुकूल 20 मिनट में पहुंचती है, यानी कि मतलब इन दोनों का योग 4 कितने मिनट में पहुंचता है, 20 मिनट में। तो धारा के प्रतिकूल पहुंचने में उन्हें कितना वैसे देखूं तो इसकी चाल कितनी हो गई, 4 से कटा 5 बार, तो 1 की वैल्यू 5 आई है। तो उसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल से समय तो ज्यादा लेगा ना, वो यहाँ पे तो समय ज्यादा लेगा। कह रहा है कि बिंदु P धारा के अनुकूल बिंदु Q में पहुंचने में 20 मिनट का समय लेती है। तो इनकी चाल ये है, तो 1/4 इक्वल टू 20। ठीक है, अब 1 में क्यों क्या है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, ऐसे कर दो। इनकी चाल ये है, ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं हम, नहीं हाँ समझ गया मैं, ऐसे कर लो, बिल्कुल सही है, कोई नहीं इसमें सूत्र में। 20 मिनट में धारा की चाल, इन दोनों की चाल 4 है, 20 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है भाई, धारा के प्रतिकूल इन दोनों संख्याओं का अंतर 2, तो कितना समय लेंगे, t। ठीक है भाई, 2 से कटा 10 बार, 10 चौक 40, तो T2 की वैल्यू या t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा देख लो, ये इनका रेशो दे दिया, तो नाव की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा। अब वो धारा की दिशा में चल रहा है, तो चाल कितनी हो रही है, 4 हो रही है, 20 मिनट का समय ले रही है। तो ये क्या हो चुकी है मेरी, ये जो निकल के आई है मेरी भैया, ये निकल के आई है मेरी दूरी, जिसे मैं कहूंगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर भी यही काम करना पड़ेगा मुझे। धारा के प्रतिकूल कितनी चाल बैठेगी, 2 बैठेगी, कितना समय लगेगी, 3 समय लगेगी, भाग कर दिया, अपना आंसर कितना आ गया, 40। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। अभी एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा 8 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं, तो देखो, 4 परिवार की औसत आयु 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भैया,
4 ही सदस्य थे, उनकी औसत आयु 18, 18 चौक 72। अगर मैं वर्तमान में इसे लाऊं तो वर्तमान में लाने के लिए मुझे चारों सदस्य की 4-4 आयु बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी? 4 वर्ष में 4-4 बढ़ाऊंगा तो 16 बढ़ जाएगी। तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी मेरे हिसाब से 88। ठीक है भाई। अब उसने कहा है कि जब बच्चा पैदा हो गया उसके 8 वर्ष बाद परिवार का औसत आयु क्या होगी? तो बच्चा भी 8 वर्ष की आयु का बढ़ा, प्लस 4 जो व्यक्ति थे उनकी भी तो आयु 8-8 वर्ष बढ़ेगी। तो कितने व्यक्ति हो चुके हैं? अब 5 व्यक्ति हो चुके हैं, क्योंकि पहले 4 थे, बच्चा पैदा होके कितने व्यक्ति हुए? 5। पांचों की 8 वर्ष आयु बढ़ा दूंगा तो 8 पंजे 40, तो कितनी हो जाएगी? 8 4 12 120। तो औसत आयु पूछिए भैया। 5 व्यक्ति हैं तो 5 से इसे डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। इतने वर्ष क्या आ जाएगा भैया? इतने वर्ष उस परिवार का औसत आयु आ जाएगी 25.6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक भाई, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा था? ठीक है, ऐसा आपका पेपर आ जाए तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे? 20 में से कमेंट करना कि हम इतने क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा भाई, ये नहीं समझना कि हम मैथ में 20 में से 20 करेंगे। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन हार्ड दे दिया जाए। ठीक है, अगर आपके 18-19 क्वेश्चन भी हो रहे हैं मैथ में, एक एवरेज बच्चा जिसका मैथ मतलब है अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा वाला नहीं है, जो कि काबिलियत रखता है कि 20 में से 20, वो एक अलग कैटेगरी का है जो कहता है कि भाई हमारे 18 से 19 हो जाए वही बहुत है। अगर वो इतने क्वेश्चन कर रहा है और सब्जेक्ट में अच्छे क्वेश्चन कर रहा है तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है आपको आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इस तरीके का अगर पेपर होता। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।